आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धड़कन है। एक एग्री इनपुट सप्लाई सेंटर, या कहें तो एक कृषि व्यवसाय को बिल्कुल जीरो से खड़ा करना। आखिर सरकारी नियमों की भूल भुलैया और जमीनी वित्तीय वास्तविकताओं के बीच तालमेल बिठाकर एक सफल बिजनेस कैसे बनाया जाए, आज के इस चर्चा में हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से आज के रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कृषि इनपुट विजन से, फिर कानूनी ढांचे को समझेंगे, इसके बाद लाइसेंसिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया, फिर वित्तीय योजना और आखिर में मुनाफे और ज़मीनी हकीकत पर बात करेंगे। तो भाग 1, कृषि इनपुट विजन। यह सिर्फ एक दुकान से कहीं पढ़कर है। मैनेज की रिपोर्ट से लिया गया ये लक्ष्य मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। इसके अनुसार मुख्य उद्देश्य किसानों को सही समय पर उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट और परामर्श देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को रफ्तार देना है। मतलब बात सिर्फ मुनाफा कमाने की नहीं हो रही है, बल्कि एक उद्यमी के तौर पर किसानों के जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने की हो रही है। ये विजन ही इस पूरे बिजनेस की नींव है। अब देखिए, जब हम इस सेंटर की बात करते हैं तो ये कोई आम खुदरा दुकान नहीं है जहां बस सामान बेचा और काम खत्म। बिल्कुल नहीं, ये एक तरह का रिसोर्स सेंटर है। ये स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजीज को आगे बढ़ने में मदद करता है, नई तकनीकों का डेमो देता है और तो और किसानों को किराए पर कृषि उपकरण भी उपलब्ध कराता है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये सेंटर असल में एक मल्टीटास्किंग कम्युनिटी हब के रूप में काम करता है। चलिए अब थोड़ा व्यवहारिक होते हैं। भाग 2, कानूनी ढांचा, यानी इस व्यापार के सख्त नियम। कोई भी काम शुरू करने से पहले पक्के कागजात होना बहुत जरूरी है ना। यहाँ दो बहुत ही अहम परमिट अनिवार्य हैं। पहला है सीड डीलर लाइसेंस, जिससे आप कृषि बीज खरीद, स्टोर और बेच सकते हैं। और दूसरा है फर्टिलाइजर लाइसेंस, जो रासायनिक और जैविक उर्वरकों के लिए होता है। जीन सीएफओ की गाइड बिल्कुल साफ कहती है कि बिना इन परमिट्स के बिजनेस करना मतलब सीधा मुसीबत को बुलावा देना है। माल जब्त हो सकता है या जेल भी हो सकती है। तो कंप्लायंस के मामले में कोई समझौता नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग कानूनों के दायरे में आती हैं। जहां 1966 का बीज अधिनियम पूरी तरह से बीजों की क्वालिटी कंट्रोल पर फोकस करता है, वहीं 1985 का उर्वरक नियंत्रण आदेश उर्वरकों को आवश्यक वस्तुओं की तरह विनियमित करता है। मतलब एक उद्यमी के रूप में आपको दो अलग अलग नियामकों की शर्तों को एक साथ पूरा करना होता है। तो भाग 3, लाइसेंसिंग प्रक्रिया। आखिर इस सरकारी नौकरशाही से आसानी से कैसे पार पाया जाए? जेनसीएफओ ने इस पूरी प्रक्रिया को 5 बहुत ही आसान चरणों में बांट दिया है। राज्य के कृषि पोर्टल पर जाइए, फॉर्म भरिए और अपने दस्तावेज अपलोड कीजिए। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशियल स्टेप है नंबर 4, परिसर का निरीक्षण। इसमें एक कृषि अधिकारी खुद आकर आपके स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बारीकी से जांच करते हैं। और अगर सब कुछ अप टू डेट मिलता है तो बस 30 दिनों के भीतर लाइसेंस आपके हाथ में होता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस लाइसेंस की फीस कितनी होगी, तो शायद आप हैरान रह जाएं। ये सिर्फ 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए के बीच है। सच में ये काफी किफायती है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार जानबूझकर इस बिजनेस में एंट्री बैरियर को कम रखना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा उद्यमी आगे आएं। अब आते हैं उस सवाल पे जो शायद आपके दिमाग में सबसे पहले आया होगा, पैसा। भाग 4, वित्तीय योजना, पूंजी और लागत। मैनेज रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट की प्रस्तावित लागत 5 लाख रुपए बताई गई है। लेकिन जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इस पूरी 5 लाख की राशि को टर्म लोन के जरिए जुटाने का प्रस्ताव है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपकी प्लानिंग सॉलिड है तो बैंक्स ऐसे एग्री क्लिनिक्स को 100% फंड करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। अब इस 5 लाख को थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। इसमें से केवल 1 लाख रुपए फिक्स्ड एसेट्स यानी स्थायी संपत्तियों पर खर्च होते हैं। बाकी के पूरे 4 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी के लिए रखे गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एग्री इनपुट स्टोर में बीज, कीटनाशक और बाकी इन्वेंट्री का स्टॉक हमेशा भरा होना चाहिए। तो यहाँ असली इन्वेस्टमेंट दिखावे में नहीं बल्कि माल में होता है। अगर हम उस 1 लाख रुपए के फिक्स्ड एसेट्स वाले हिस्से को जूम करके देखें तो आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें मिलेंगी, जैसे दुकान की फिटिंग, एक कंप्यूटर, प्रिंटर और सीडलिंग ट्रे। बस यही सब। जैसा कि मैंने कहा, यह बिजनेस किसी फैंसी सजावट के बारे में नहीं है, बल्कि शुद्ध रूप से उन जरूरी उपकरणों के बारे में है जिससे काम को स्मूथली चलाया जा सके। चलिए अब आते हैं आज के एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, मुनाफा और वास्तविकताएं।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अगर हम विस्तृत अकाउंटिंग नंबर्स देखें तो टैक्स के बाद का मुनाफा पहले साल के 2.79 लाख रुपए से बढ़कर तीसरे साल में 3.63 लाख और छठे साल तक 5.22 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। अगर ये नंबर सच साबित होते हैं तो ये 6 सालों में काफी स्थिर और बेहतरीन ग्रोथ है ना? लेकिन एक मिनट, हम सिर्फ स्प्रेडशीट के इन आशावादी नंबरों के भरोसे नहीं बैठ सकते। ICRA की एक रिपोर्ट हमें जमीनी हकीकत से रूबरू कराती है। इसके अनुसार फॉस्फेट और पोटाश उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का जोखिम हमेशा बना रहता है। मतलब अगर देश या दुनिया की इकोनॉमी में कोई बदलाव होता है, कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं या सरकारी नीतियां बदलती हैं, तो कागज पर किए गए ये सारे वित्तीय अनुमान एक झटके में गड़बड़ा सकते हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसे एग्री इनपुट सेंटर्स की सख्त जरूरत तो है, पर क्या ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने की ये कोशिश भारी सरकारी नौकरशाही और बाजार की इस अनिश्चितता के बीच एक सही संतुलन बना पाएंगी? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारे कृषि क्षेत्र का भविष्य तय करेगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी।